in Hindi. क्या मेरी आवाज सभी बच्चों तक पहुंच रही है? मेरा नाम सजल जैन है। 1 2 3। हमने सुना था एक है भारत, सब मुल्कों में नेक है भारत। हमने सुना था एक है भारत, सब मुल्कों में नेक है भारत। लेकिन जब नजदीक से देखा, सोच समझ कर ठीक से देखा, हमने नक्शे और ही पाए, बदले हुए सब छोर है पाए। एक से एक की बात जुदा है, धर्म जुदा है, लिंग जुदा है। किसी इंसान की इज्जत क्यों है, किसी इंसान की जिल्लत क्यों है? कब जाएगा दौर पुराना, कब आएगा नया जमाना? कब जाएगा दौर पुराना, कब आएगा नया जमाना? सदन की गरिमा को नमन। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं निर्णायक महोदय तथा समस्त श्रोतागण, परिकल्पना कीजिए एक ऐसे परिदृश्य की जहां हर हाथों में हुनर, हर दिल में विश्वास, हर आंखों में विकास, हर महिला है सशक्त, हर विद्यार्थी में कौशल, हर घर में रोजगार, हर घर बिजली, हर घर पानी, ना कोई चिंता ना कोई परेशानी, हर तरफ एक सुखद सवेरा। और उस सुखद सवेरे में दैदीप्यमान ज्योतिर्भास्कर की तरह प्रकाशित होता मेरा भारत। कितना सुंदर परिदृश्य है ना। परंतु परिदृश्य की परिकल्पना से बाहर आने के पश्चात दृश्य कुछ और भी दिखाई देता है महोदय। जहां महानगरों में एक वर्ग द्वारा 7 स्टार होटल में 1000 रुपए की कॉफी को भी झूठा छोड़ देना, वहीं 1/4 भारत को 2 वक्त की रोटी भी नसीब ना होना। यह वही भारत है महोदय जिसके मुंबई शहर में दुनिया के सबसे बड़े घर एंटीलिया का निर्माण होता है, जिसके 4 लाख वर्ग फीट के क्षेत्र में सर्व संसाधनों का उपभोग करते हुए मात्र 100 लोग रहते हैं, और उसी के सामने बनती है दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावाही, जिसके 2.9 किलोमीटर के क्षेत्र में 10 लाख से अधिक लोग रहते हैं, जिनके पास न स्वास्थ्य की सुविधा है, न शिक्षा और न कोई भी मूलभूत सुविधा है। यह वही भारत है महोदय जहां महानगरों में 1.2 करोड़ लीटर जल मात्र गाड़ियों को धोने में बर्बाद कर दिया जाता है, परंतु 378 मिलियन लोगों को शुद्ध जल भी प्राप्त नहीं हो पाता। वह भारत जो 25 लाख लोगों ठुकराए हुए लोगों की शरण स्थली तो बन जाता है, परंतु 17 लाख लोगों को घर देने में विफल हो जाता है। वह भारत जिसकी राजधानी में महिलाएं दुष्कर्म से पीड़ित होकर न्याय की गुहार लगाती हुई तो सुनाई देती है, परंतु उसी देश की तकनीकी राजधानी में पुरुष न्याय की जटिल प्रक्रिया से दम तोड़ देते हैं और हम उनका स्वर भी नहीं सुन पाते। महोदय, हम कह तो देते हैं कि नहीं तो फटे चीथड़े पहने जो हड्डी पुतली के पतलों में, असली भारत तो बसता है नरकंकालों की शक्लों में। पैरों की फटी एड़ियों में, अंतस के गहरे घाव में है अपना हिंदुस्तान, कहा तो बसा हमारे गांव में। मगर दृश्य क्या है? दृश्य यह है कि जहां महानगरों में मोलों की रोशनियों से शहर तो जगमगा रहे हैं, परंतु गांव में दिए की लौ भी बुझती दिखाई देता है। महानगरों की गगनचुंबी इमारतें, चमचमाती सड़कें, वहीं गांव की गुम बिजली, कच्ची सड़कें व मूलभूत सुविधाओं का भी ना होना। तब मुझे लगता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के भारत में 2 भारत है। मेरे राष्ट्र के 2 पहलू हैं। एक पहलू जो 77 साल की आजादी का संघर्ष है, और दूसरा जो इसी संघर्ष का परिणाम है। और महोदय, जब इस बटते हुए भारत के कारणों को टटोलने निकलती हूँ, तो सर्व प्रमुख कारण तो मुझे इतिहास के गर्ग में छुपा मिलता है। वह इतिहास ने संपूर्ण भारत को 4 भागों में विभाजित किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जब ब्राह्मण और क्षत्रिय तो विकसित हो गए और पीछे रह गया शूद्र समाज। और महोदय, ऐसा नहीं है कि यह उस दौर की बात थी। आज भी भारत के अनुसूचित जाति एवं जनजाति का उच्च साक्षरता दर में मात्र 5% एवं 14% का नामांकन है, वही निजी क्षेत्रों में मात्र 5% व 10% की भागीदारी है। उसके बाद आया मुगल काल, जिन्होंने शूद्रों की स्थिति को और बेकार किया और उसे पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया महिलाओं को, जहां पर सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाओं को बढ़ावा मिला और महिला भी वंचित वर्ग में शामिल हो गई। उसके बाद आया ब्रिटिश काल, और ब्रिटिश काल ने महोदय मजदूर को और मजबूर बनाया, किन्नरों को भी इसी श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया और एक अविकसित भारत को जन्म दिया। उसके बाद दूसरा कारण मुझे नजर आता है राजनीति। वह राजनीति जिसमें डबल इंजन सरकार के नाम पर कुछ राज्यों का विकास कर देना और दूसरे राज्यों को उपेक्षित छोड़ देना, एक बोतल दारू और एक साड़ी में बिकने वाले वोटों के कारण मुफ्त की रेवड़ियों के कल्चर को बढ़ावा देना तथा निम्न वर्ग को कुछ हद तक फायदा देके मध्यम वर्ग के विकास के स्तर तक सीमित कर देना, वह देश महोदय जहां कभी राजनीति का धर्म हुआ करता था, आज धर्म की राजनीति के कारण अविकसित भारत मुझे नजर आता है।
मुझे नजर आता है महोदय कि वह शिक्षा जो संपूर्ण विश्व को बदल देने की ताकत रखती है, और उदाहरण स्वरूप हमने देखा कि दक्षिण में 99% का औसतन साक्षरता दर होने के कारण वहां से निकले सुंदर पिचाई सत्य नडेला जैसे लोग, जिसने संपूर्ण विश्व में भारत का परचम लहराया। वहीं बिहार तथा झारखंड में 66% का औसतन साक्षरता दर होने के कारण वहां से निकली जातिवाद और क्षेत्रवाद जैसी समस्या। और जातिवाद का प्रकोप तो देखो कि जानवरों का बंटवारा हो गया, गाय हिंदू तो बकरा मुसलमान हो गया। अरे सूखे मेवे भी यह देखकर हैरान है कि नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान है। जी हाँ महोदय, यही जातिवाद की समस्या। उसके बाद जो कारण मुझे नजर आता है वह है भौतिक, हमारी भौगोलिक स्थिति का निराकरण न कर पाना महोदय, जिसके कारण सीमावर्ती क्षेत्रों में भावनात्मक एवं तुलनात्मक वांछना के भाव उत्पन्न होने के कारण आतंकवाद एवं नक्सलवाद जैसी समस्याओं का उत्पन्न होना। यह वही भारत है महोदय जहां हम न पूर्व में बाढ़ की समस्या का निराकरण कर पाए, न पश्चिम में सूखे की, और परिणाम स्वरूप आज भारत में औसतन प्रति वर्ष 21,000 किसान आत्महत्या को गले लगा लेते हैं। महोदय, जो पांचवा प्रमुख कारण मुझे नजर आता है वह युवा पीढ़ी का अपने अस्तित्व को खो देना। वह युवा जिसके पीठ पर लाद कर लानी थी अतीत की उपलब्धियां, वह युवा जिसे तोड़ देनी थी वर्तमान की कुंठाएं, और वह युवा जिसके कंधों पर जिम्मेदारी थी राष्ट्र के भविष्य को बनाए रखने की, वह युवा आज अपने कोमल उंगलियों के कशे मात्र से 2 से 3 घंटे औसतन रील देखने में बर्बाद कर देता है। और हमारे सामने आता है अकौशल युवा, और उसके परिणाम स्वरूप आज भारत के 40% MBA के डिग्रीधारी युवा, 63% BSc के डिग्रीधारी युवा रोजगार प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, और फिर यह 72 करोड़ युवा हमारे सामने बेरोजगारी के रूप में सामने आते हैं। और यह वही युवा है जो भारत तेरे टुकड़े होंगे और गांधी को देशद्रोही कहकर संबोधित करते हैं। और महोदय, छठा सर्वप्रमुख कारण जो मेरे सामने आता है वह है योजना तंत्र का विफल हो जाना। हर सरकार ने कोई ना कोई विकास के लिए कार्य किए हैं, परंतु उन विकास कार्यों का सही लोगों तक